theory of cost, concept of explicit cost. सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब सही है? चलें अब वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज Yes. करता हूँ मैं, ठीक है? देखें, चलें देखें। फर्म कॉस्ट ना, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की कुछ थ्योरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इज सम ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल फाउंड रिसोर्सेज। उसके बाद फिर हमने संक कॉस्ट डिस्कस किया था। संक कॉस्ट इज कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो संक कॉस्ट के एग्जांपल्स भी हम रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। तो फर्म कॉस्ट इन शॉर्ट रन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? शॉर्ट रन के अंदर फर्म टू इनपुट्स को परचेज करता है ना। एक हमने कहा था फिक्स इनपुट और एक हमने क्या कहा था, वेरिएबल इनपुट। फिक्स इनपुट की जो कॉस्ट होती है उसे कहा जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है, जैसे हम इकोनॉमिक्स कॉस्ट कहते हैं टोटल कॉस्ट ना, तो जो टोटल कॉस्ट होती है टीसी इज टोटल कॉस्ट ना। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ फिक्स इनपुट। फिक्स इनपुट क्या था? हमारे पास कैपिटल था। तो कैपिटल की टोटल कॉस्ट क्या होगी? आर मल्टीप्लाई बाय के, ठीक है? अब देखिए आर क्या चीज़ है और के क्या चीज़ है, ठीक है? और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल। तो फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप किस तरह निकालोगे? प्राइस ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होती है? प्राइस ऑफ कैपिटल इज रेंट। तो ये जो आर है ये क्या चीज़ है? आर इज रेंट ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रेंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो प्राइस ऑफ लेबर इज वेजेस। तो ये जो डब्ल्यू है ये क्या चीज़ है? ये आपका वेजेस है। वेजेस मल्टीप्लाई बाय लेबर। और ये जो आर है ये क्या चीज़ है? आर इज रेंट। रेंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ फिक्स इनपुट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती क्योंकि वो आपकी फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हम लेबर्स को क्या करते हैं? इंक्रीज हम कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? रेंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल आर के। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? डब्ल्यू एल। प्राइस ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अब देखिए कॉस्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस टेबल, ठीक है? तो इस टेबल के अंदर ये आउटपुट है 1 2 3 4 5। आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्ट रन के अंदर कैपिटल फिक्स्ड होता है तो शॉर्ट रन की कॉस्ट क्या होगी आपके पास? शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ड्रॉ फिक्स कॉस्ट कर्व, तो आप फिक्स कॉस्ट कर्व किस तरह ड्रॉ करोगे? जब भी हम कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है? आउटपुट होता है, कैपिटल आउटपुट ना।
क्यों इस आउटपुट और प्रोडक्शन। तो आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट का बिहेवियर क्या है ये हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट कर्व हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जब आउटपुट आपका ज़ीरो होगा तो उस वक्त जो आपकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन ना। तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो जैसे आपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, आपने मशीन परचेज कर ली, मशीन आपने परचेज किया, आपने लेबर परचेज नहीं किया, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? 60। आउटपुट आपके पास क्या है? ज़ीरो। तो जब आउटपुट ज़ीरो होता है उस वक्त जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट वन फिक्स कॉस्ट 60, आउटपुट टू फिक्स कॉस्ट 60, थ्री पे भी 60, फोर पे भी 60, फाइव पे भी 60। तो फिक्स कॉस्ट कर्व ऑलवेज हॉरिजेंटल शेप। हॉरिजेंटल शेप फिक्स कर्व क्या शो कर रहा होता है? आउटपुट इंक्रीज बट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो फिक्स कॉस्ट कर्व हमेशा आपके पास क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल कर्व क्या शो करता है कि आउटपुट तो आपका राइज हो रहा है बट फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है? रिमेन सेम। तो फिक्स कॉस्ट कर्व हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट लेबर और रॉ मटेरियल भी हो सकता है, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स। तो वेरिएबल इनपुट किसे कहते हैं? कि जिनको हम शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज करते हैं। तो वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हमने जो एग्जांपल में किसको लिया हुआ है? लेबर को हमने वेरिएबल इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? W इंटू एल, वेजेस मल्टीप्लाई बाय लेबर। तो वेजेस तो सेम है लेकिन लेबर हम क्या कर रहे होते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लेबर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो आउटपुट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप क्या होगी? जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, इसकी शेप इस तरह क्यों होती है? इनिशियल पहले थोड़ा सा स्टीप क्यों होता है, उसके बाद आपका फ्लेटर क्यों हो जाता है? पहले थोड़ा सा स्टीप इसलिए होता है कि शुरू में जब हम आउटपुट हम बना रहे होते हैं तो वो कम लेबर हम लगाते हैं, तो शुरू के लेबर हमें क्या दे रहे होते हैं? ज़्यादा आउटपुट दे रहे होते हैं। तो शुरू के जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा स्लो राइज होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था भी कि सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, सेकंड स्टेज में आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और एमपीएल आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि शुरू का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ रहा है, बाद का जो आउटपुट है वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। इसीलिए जो वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है पहले आपके पास थोड़ा स्टीप की तरफ जा रही है, उसके बाद लेस स्टीप हो रही है। तो आउटपुट जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, आउटपुट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। सर शुरू में स्टीप इसलिए होता है क्योंकि हमारी कॉस्ट कम लग रही होती है। नहीं, शुरू में स्टीप इसलिए होता है कि हमने अभी पढ़ा था कि इनिशियल आउटपुट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट ना। ये कॉस्ट आउटपुट की है ना। आउटपुट इंक्रीज होने से आपके लेबर पे क्या पड़ रहा है ना। तो शुरू के जो लेबर हैं वो ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। तो जो कॉस्ट किस चीज़ की है आपके पास? आउटपुट को वेरिएबल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना। ये ठीक है, माइक ऑफ कर रहे हैं। ये देखें, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो इनिशियल आपके पास क्या हो रही है? स्लो आपके राइज हो रही है, ज़्यादा आपके पास क्या हो रही है? स्टीप हो रही है ना। फ्लेटर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपका स्ट्रेट की तरफ आपका मूव करे। तो वेरिएबल कॉस्ट इनिशियल शुरू में स्लो क्यों इंक्रीज होती है? ठीक है, राइट वर्ड तो जा रही है, इसका मतलब इंक्रीज, बट थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप क्यों है? कि इनिशियल जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबर है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनिशियल जो आउटपुट है उस पर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है? कम आ रही है। यानी कि शुरू के जो लेबर हैं हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। तो आउटपुट को हम कंपेयर करें लेबर की कॉस्ट से, तो वेरिएबल कॉस्ट शुरू के आउटपुट की क्या होगी? थोड़ी सी स्लो राइज होगी। लेकिन सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वही लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वो लेबर अब हमें क्या दे रहे हैं? कम आउटपुट दे रहे हैं।
तो जो सेकंड स्टेज होता है उसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपके पास इंक्रीज होती है, इसीलिए ये डायग्राम जो है वेरिएबल कॉस्ट की वो शेप के अंदर है ना। इनिशियल थोड़ी स्पीड है, उसके बाद आपके पास क्या हो रही है, फ्लेट हो रही है, या आपके पास कम, पहले ज़्यादा स्टीप है उसके बाद कम स्टीप है। तो वेरिएबल कॉस्ट की शेप हमेशा इस तरह की होती है, ठीक है। ओके सर। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आउटपुट जीरो होगा, व्हेन आउटपुट इज जीरो, उस वक्त टोटल कॉस्ट इक्वल किसकी होगी, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी, क्योंकि आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। और टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो डिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर है वही डिस्टेंस इस पॉइंट में भी, वही डिस्टेंस इस पॉइंट में भी है। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, ये हमेशा आपके पास क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मेंटेन क्यों रहेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। चेंज किस में आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज है वो वही है जो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो जो शेप होगी टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की दोनों की बिल्कुल सेम होगी। पर क्या होगा कि टोटल कॉस्ट ऑलवेज अबव वेरिएबल कॉस्ट। अबव क्यों होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिफाइन हो रहा होगा, यानी कि जो 60 का डिफरेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो कॉस्ट के जो तीन डायग्राम थे ये हमने अंडरस्टैंड किया। ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज हॉरिजेंटल शेप, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट कर्व को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इन तीन कॉस्ट को हम एक डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कर्व ना, इनको एक डायग्राम में बनाते हैं, और बाकी जो कर्व्स होते हैं उनको हम दूसरे डायग्राम्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप बताएं। Total cost is sum of fixed cost and variable cost. When output is zero, total cost equals to fixed cost. Output increase, variable cost increase. Change in total cost always equals to change in variable cost. So distance of total cost and variable cost is always same. चाहे वो जीरो आउटपुट हो चाहे वो सिक्स आउटपुट हो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज हॉरिजेंटल शेप बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एज आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। अब हम कॉस्ट के फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर दें, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें आउटपुट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हम आंसर क्या देता है, आउटपुट पर फिक्स कॉस्ट। अब देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट का आंसर हमें क्या मिलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो नॉमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम है, बट डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एफ सी इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो डिनोमिनेटर पहले वन था तो ये सिक्स आया, टू हो गया तो ये 30 हो गया, थ्री हो गया तो 20, फोर हो गया 15, फाइव पे 12। तो जितने भी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं उसमें सिर्फ ए एफ सी का जो बिहेवियर होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है, एफ सी ऑलवेज डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। वाई का आंसर क्या है, बिकॉज नोमिनेटर इज फिक्स्ड एंड डिनोमिनेटर आपका राइज हो रहा है। तो ए एफ सी ऑलवेज डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। अब देखिए मैं ए एफ सी का कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर हम ए एफ सी को ड्रॉ करें, ए एफ सी का जो कर्व होता है वो सिंगल बनता है, उसको अलग से इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है कि इसका जो बिहेवियर है वो सबसे डिफरेंट है। एक्स एक्सिस में आउटपुट है, वाई एक्सिस में ए एफ सी है, तो आउटपुट 1 2 3 4 5। तो ए एफ सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स कोड।
तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। अब इसकी शेप इस तरह क्यों है, मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो मार्जिनल चेंजेस हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक आपके पास क्या है, सेम है। लेकिन इस कर्व का मतलब क्या है कि इनिशियली ज़्यादा तेज़ी से फॉल हो रहा है, उसके बाद फॉल तो हो रहा है बट स्लो डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की कर्व बनाते हैं इसी शेप में बनाते हैं। देखिए 60 से 30 हो रहा है, 30 से 20, 20 से 15, फिर 12, यानी कि पहले 30 से फॉल हो रहा है, उसके बाद 10 से डिक्रीज आ रहा है, उसके बाद 5 का डिक्रीज आ रहा है, उसके बाद 3 का डिक्रीज हो रहा है। तो AFC कर्व जब भी हम बनाते हैं स्ट्रेट नेगेटिव लाइन नहीं बनाते हम, नॉन लीनियर कर्व हम इस तरह बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले आपका डिस्टेंस फॉल ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद 10 का हो रहा है, उसके बाद 5 का, उसके बाद 2 का। तो AFC कर्व ऑलवेज डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज आउटपुट पर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसका आंसर हमें कौन देता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या आता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यू शेप में होती है। यू शेप का मतलब क्या होगा कि पहले डिक्रीज हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है। देखें इनिशियल आउटपुट पे आपके पास क्या है, 20 है, उसके बाद सेकेंड आउटपुट पे 15, थर्ड पे 15, फोर्थ पे इंक्रीज हो गए 20, फाइव पे 27। एवीसी का जो हम कर्व बनाते हैं, तो एवीसी का जो कर्व बनता है वो किस तरह का बनता है, एवीसी का कर्व बनेगा यू शेप के अंदर। यू शेप में क्यों बनता है, इसकी क्या रीजन है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो पहले 20 था, 20 से आपके पास 15 हुआ, फिर 15 था, उसके बाद आपका राइज होना स्टार्ट हो गया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपकी क्या होती है, यू शेप होती है। यू शेप क्यों होती है, इसका आंसर क्या है कि ये कॉस्ट किस चीज़ की है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, ये आउटपुट की कॉस्ट है। तो अभी हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो हमारा प्रोडक्शन का बिहेवियर क्या था, इनिशियल आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि शुरू के जो लेबर है वो हमें ज़्यादा आउटपुट बना के दे रहे हैं। MPL शुरू में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले जो हम लेबर हायर कर रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट आपका बना है। तो शुरू में जो लेबर्स हैं उनकी कॉस्ट, शुरू का जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट क्या हो रही है आपके पास, कम अमाउंट पे बन रही है। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वो लेबर कम आउटपुट हमें दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू का जो आउटपुट होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर, आउटपुट की कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, और सेकंड स्टेज के अंदर आउटपुट की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट होगा पर वेरिएबल कॉस्ट, तो इनिशियल जो कॉस्ट आएगी आउटपुट की वो आपकी डिक्रीज होगी, उसके बाद आउटपुट की कॉस्ट सेकंड स्टेज के अंदर इंक्रीज होगी, क्योंकि कैपिटल हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपकी क्या होती है, यू शेप होती है, पहले डिक्रीज होती है उसके बाद राइज होती है। इसके रीज़न क्या है कि शुरू में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में भी हम एक लेबर बढ़ा रहे हैं, बाद में भी एक लेबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरू के जो लेबर हैं वो हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट शुरू में क्या हो रही है आपके पास, कम हो रही है, और सेकेंड स्टेज के अंदर वही लेबर हम एक एक लेबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लेबर हमें आउटपुट क्या दे रहे हैं, कम आउटपुट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद के जो आउटपुट है वो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज यू शेप, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक। अब देखिए अब हम आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट।
ठीक है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट भी कहा जाता है। जो बिहेवियर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होगा वही बिहेवियर किसका होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट का होगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपकी यू शेप होगी, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर होगी। ऊपर क्यों होगी? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट में जो नॉमिनेटर है उसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट से। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो नॉमिनेटर है वो आपका क्या, ओनली वेरिएबल कॉस्ट है, और डिनोमिनेटर वही आउटपुट ही है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन नॉमिनेटर एवरेज टोटल कॉस्ट का ज़्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कम है। तो बिहेवियर तो दोनों का यू शेप ही होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है, आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और इसमें जो हमें पॉइंट हमें नोट करना है कि जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पहले आता है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम क्या है, 15 है। तो 15 कब आ रहा है, सेकंड आउटपुट पे आ रहा है। और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम है वो 35 है। 35 कहाँ पर आ रहा है, थर्ड लेबर पे आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि वाई मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अकर एडवांस ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। इसका रीज़न क्या है कि नोमिनेटर ऑफ एवीसी कम है और एटीसी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एवीसी का मिनिमम पहले आएगा, बाद में एटीसी का मिनिमम आएगा। ठीक है। तो इसका अगर हम कर्व ड्रा करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑलवेज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट मिनिमम पॉइंट आपके पास क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट का बाद में आएगा। देखें इन डायग्राम में मैंने देखें किन चीज़ को देखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये है और एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये वाला मिनिमम पॉइंट, इसका पहले आ रहा है इसका बाद में आ रहा है, दोनों की शेप यू है, दोनों के रीजन से आपके पास क्या है, सेम रीजन हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, यू शेप होते हैं। और दोनों यू शेप क्यों होते हैं, दोनों के रीजन सेम है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो लास्ट जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन आउटपुट। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एडिशनल आउटपुट, वन मोर यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट उस यूनिट की क्या है, इसका आंसर हमें कौन देता है, मार्जिनल कॉस्ट और एमसी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट जीरो है, जीरो से वन आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, वन का, डिनोमिनेटर वन है और नोमिनेटर आपके पास क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। 60 से 80 पे हम जा रहे हैं, तो 80 माइनस 60 कितना होगा आपका, 20। सेकेंड आउटपुट पे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, 90 माइनस 80, और आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, 2 माइनस 1, तो 10। थर्ड प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, 105 माइनस 90, 15, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 3 माइनस 2, 1। ठीक है। और फोर्थ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, 140 माइनस 105, 35, और ये हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3। तो फिफ्थ प्रोडक्शन यूनिट पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट 195 माइनस 140, 55, और चेंज इन आउटपुट 5 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस ना। तो वन मोर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे आउटपुट में कितना, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट ही बेसिकली क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट ही होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 होगा तो जो आंसर होगा वो नोमिनेटर का आंसर होगा। तो वन मोर यूनिट प्रोड्यूस करने से मार्जिनल जो आपकी कॉस्ट चेंज होती है उससे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट।
तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अब देखें मार्जिनल कॉस्ट की कर्व हम बनाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है और वाई। तो शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, आपके पास जे शेप होती है। आप बुक देखोगे, बुक में लिखा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जब भी हम बनाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो आपके पास क्या होती है, जे शेप की तरह आपकी होती है। ठीक है, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट बनाऊंगा, मेरे पास डेटा गिवन नहीं है, तो मैं किस तरह बनाऊंगा, ये आपके मार्जिनल कॉस्ट से पहले आपके पास डिक्रीज हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिक्रीज होने के बाद आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये जब भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज किस तरह होती है, ये हमेशा जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं एवरेज कॉस्ट के उनको क्रॉस करती है। ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और इसको अगर आप रिवर्स में देखोगे तो ये किस शेप के अंदर है, ये जे शेप के अंदर है ना। यहाँ से देखोगे तो ये जे शेप की तरह है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा क्या होती है, आपकी जे शेप की तरह होती है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जे शेप की तरह होती है और ये हमेशा एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करती है। क्यों क्रॉस करती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, देखिए ये जो मार्जिनल और एवरेज जो होता है इनका रिलेशन क्या होता है, मार्जिनल वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज का क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन में भी आपको आंसर देता है कि जब आप एमपीएल और एपीएल को कंपेयर करते हैं, है ना। हमने अभी इस डायग्राम में देखा था कि फर्स्ट स्टेज में एमपीएल ज़्यादा है, एपीएल कम है। उसके बाद ईपीएल आपका ज़्यादा है और एमपीएल आपका क्या हो रहा है, कम है। ठीक है, तो जब राइज हो रहा होता है तो मार्जिनल ज़्यादा है, एवरेज कम है। जब फॉल हो रहा होता है तो मार्जिनल आपका कम है, एपीए एवरेज ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ मार्जिनल हमेशा एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा होती है जब भी चेंज अकर होता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि तीनों कर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन मार्जिनल की स्पीड एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा है। और जब इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल की स्पीड एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा है। जब भी वो क्या हो रहा है, आपके पास दोनों एवरेज कर्व से फास्ट मूव कर रहा है। अगर हम टेबल को भी देखें तो टेबल भी हमें क्या बता रहा है कि जब डिक्रीज हो रहा है तो मार्शल में ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज आ रहा है और जब इंक्रीज हो रहा है तो तब भी मार्शल में स्पीड आपके पास क्या है, मार्शल की ज़्यादा है। ठीक है, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज आपके पास कितना है, ये 20 है और ये आपके पास क्या है, 80 है ना। तो 20 से 15 पे जा रहा है, तो 80 से 45 पे जा रहा है, फिर 35 पे जा रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं आपके पास एवरेज में कम है लेकिन मार्जिनल की जो चेंजेस हैं वो आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। देखें अगर हम एग्जांपल लें शाहिद अफरीदी की बैटिंग, तो शाहिद अफरीदी की जो बैटिंग एवरेज है वो आपके पास कितनी है, वो 25 है। और शाहिद अफरीदी ने मोर देन 300 मैचेस उसने मोर देन 300 गेम्स उसने क्या किए, प्ले किए। 300 गेम्स उसने खेले और उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, वो 25 है। अब देखें वो जब 301 गेम खेलेगा, अगर 301 गेम में अगर वो 25 रन बनाता है तो उसके एवरेज पे कोई इम्पैक्ट आएगा, उसके नो। एवरेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो 50 बनाता है तो उसके एवरेज में कितना इम्पैक्ट आएगा, बहुत माइनर सा इम्पैक्ट आएगा, 25.6 या 7 आएगा, है ना। लेकिन वो अगर 100 बनाता है तो उसके एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या होगा, आपका कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। अगर नेक्स्ट गेम में वो 100 बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट से पहला जो गेम था उसमें उसने 25 बनाया होगा और 25 के बाद उसने कितना बनाया, 100 बनाया। तो 25 में 100 का जो चेंज है वो चेंज क्या कहलाएगा, आपका मार्जिनल कहलाएगा। तो मार्जिनल जब बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो तभी एवरेज के अंदर चेंज आता है। तो मार्जिनल में अगर ज़्यादा चेंज ना हो तो एवरेज आपका चेंज नहीं होता। ये मार्जिनल और एवरेज का हमेशा से क्या होता है, आपके पास रिलेशन होता है। तो जब भी एफपीएल और एपीएल को कंपेयर करें या मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को हम कंपेयर करें तो जब डिक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, जब भी तो एवरेज फॉल हो रहा है।
अगर मार्जिनल ज़्यादा स्पीड से फॉल ना हो तो एवरेज में भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह जब राइज हो रहा होता है तो मार्जिनल ज़्यादा स्पीड से आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जब भी एवरेज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मार्जिनल की स्पीड और एवरेज की स्पीड सेम हो तो एवरेज में कोई चेंज ही नहीं आएगा। यानी कि नेक्स्ट मैच में शायद अफरीदी उतना ही स्कोर करे जितना एवरेज है, तो एवरेज में कोई चेंज आएगा ही नहीं। एवरेज में चेंज कब आएगा, जब जो नेक्स्ट गेम के अंदर वो स्कोर करे मोर देन एवरेज। तो जब भी हम मार्जिनल और एवरेज वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर ये फॉल हो रहे होंगे तो मार्जिनल क्या होगा, नीचे होगा। नीचे का मतलब क्या है कि मार्जिनल ज़्यादा आपके पास तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज हो रहे होंगे तो मार्जिनल क्या होगा आपके पास, इन दोनों एवरेज से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि मार्जिनल की स्पीड क्या होती है आपके पास, ज़्यादा होती है एवरेज के मुकाबले में। ज़्यादा ना हो तो एवरेज में चेंज ही नहीं आएगा, है ना। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करता है। मिनिमम पॉइंट को क्रॉस क्यों करता है, क्योंकि जब ये फॉल हो रहे होते थे उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, कम थी। अब जब राइज होंगे, मार्जिनल की स्पीड ज़्यादा है, तो जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो इसके मिनिमम पॉइंट को ही पहले टच करोगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि इस पॉइंट को छोड़ के आप यहाँ पे जाओ। इसका जो सबसे कम पॉइंट होगा यहीं से आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ठीक। तो जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम किस तरह बनाते हैं कि जब डिक्रीज हो रहा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट बिलो होता है, और जब इंक्रीज हो रहा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स को क्या करता है, क्रॉस करता है। इसी तरह एमपीएल और एपीएल वाली जो डायग्राम थी हमारी, उसके अंदर भी आप देखोगे तो जब इनिशियली एमपीएल और एपीएल दोनों राइज हो रहे हैं तो एमपीएल आपके पास क्या अबव एपीएल है। उसके बाद जब फॉल हो रहे हैं तो एपीएल पहले आपके पास फॉल स्टार्ट हो रहा है और एमपीएल का फॉल पहले आ रहा है। लेकिन एमपीएल की स्पीड ज़्यादा है, एमपीएल की स्पीड ज़्यादा है तो फॉल होते फ़ौरन आपके पास एमपीएल क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है एपीएल से। ठीक है, तो ये आपके पास बेंचमार्क रिलेशन होता है एपीएल और एपीएल का। तो इसी रिलेशन को आपने यूज़ करते हुए आपने आंसर देना है कि वाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज क्रॉस मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड किया और इनकी कर्व्स को हमने डिस्कस किया। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, average fixed cost, average variable cost, average total cost, and marginal cost. Why shapes of total fixed cost horizontal? Why variable cost zero when output is zero and increase behavior initial more steeper, later on less steeper. Total cost and variable cost की शेप एक जैसी क्यों होती है, क्यों बीच में डिस्टेंस आपका सेम रहता है। Why FC always decreases output increase? Why AVC and ATC always U shape? Why marginal cost curve J shape and marginal cost cross average cost and average variable cost and average total cost through its minimum points। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर हमने डिस्कस किया और कॉस्ट कर्व्स को हमने डिस्कस किया और हाउ टू कैलकुलेट दिस कर्व्स ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप करें। सर आप अभी